दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं आज नववर्ष की पूर्व संध्या है। 2023 का समापन हो रहा है और 2024 के जो तैयारी हैं नए साल की, 2024 के आगमन की, उसकी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। और नववर्ष के आने की खुशियां चारों तरफ इस समय हम देखते हैं पूर्व संध्या पर चारों तरफ इस समय गुंजायमान है। और कहीं उत्सव हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। वहीं राजनीति को लेकर भी तमाम तरह की अनुमान है कि 2024 में राजनीति की दिशा और दशा कैसी हो सकती है। 2023 आप सभी जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से और साथ ही पूरी दुनिया में भी उथल-पुथल कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से होती रही है। हम बात कर रहे हैं आज भारतीय राजनीति के ऊपर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में नई पार्लियामेंट भी इस साल शुरू हुई और उसमें सत्र शुरू हुआ और साथ ही विभिन्न तरह की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उन्होंने भी अपने-अपने विस्तार को लेकर गठबंधन को नए स्वरूप दिए हैं, नए आकार दिए हैं। उसी प्रकार इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का जो एक समूह बना है उसने भी भारतीय राजनीति में अपनी जो पहचान है उसको स्थापित किया है और कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने की तैयारी में वो सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने एनडीए के साथी दलों को दोबारा से एकजुट किया, उनकी बैठक बुलाई, इंडिया समूह की चुनौती को देखते हुए। वह भी लगातार इस प्रयास में है कि इंडिया गठबंधन की जो चुनौती है, उसको कैसे कमतर किया जाए। और हालाँकि 2024 में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तरफ सभी राजनीतिक दल लग गए हैं। ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी राजनीतिक जो 2023 में मुख्य धारा में रही है, उसके परिणाम 2024 में आ सकते हैं। और साथ ही भगवान श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी 22 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसे में उसका क्या महत्व है और भारतीय राजनीति में आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा एक असर रहा है, बहुत प्रभाव रहा है। और ऐसे में चुनाव के नज़दीक अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह का जो पूजन है, उसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ राकेश अचल जी का, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण करते हैं हर विषय का बड़ा सार्वभौमिक तरीके से और आप सभी जानते हैं बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं पत्रकारिता जगत के। उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और साथ ही आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर उनका हमें आज समय मिला है, तो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं उनका बहुत-बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ। आज जो 2024 की जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, उसका बिगुल बज चुका है एक तरह से और हम देखें कि चाहे विपक्षी दलों का गठबंधन है, इंडिया समूह या बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है, सभी की तैयारियां अपने-अपने स्तर से दिखाई देती हैं। और 2023 का जो चुनाव साल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में चुनाव भी होते हैं। उसमें बीजेपी को भी सफलता मिलती है, कांग्रेस को भी सफलता मिलती है। अगर देखें तो कर्नाटक, हिमाचल का जो एक चुनाव रहा है, तेलंगाना चुनाव है, कांग्रेस के पक्ष में रहा है। वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते हैं। तो जो मिली-जुली सफलताएँ हैं दोनों मुख्य पार्टियों को, ये 2024 के लिए क्या संकेत है दोनों दलों के लिए? क्या समझते हैं आप? धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल जाने वाले साल की अपेक्षा में ज़्यादा बेहतर हो। अब सवाल है आपका कि राजनीति में जो 2023 में घटनाक्रम हुए हैं, उनका भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है वो बोलता है कि हिंदुस्तान की राजनीति अब बेपटरी हो गई है। हिंदुस्तान जिन मूल्यों को लेकर के मैं लोकतंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता था, उन मूल्यों से और उन रास्तों से हट करके एक बार फिर धर्मांधता की ओर लौट रहा है। 22 जनवरी को आपने जिस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जिस मंदिर की बात कही है, ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन ये पहले राजनीतिक मुद्दा नहीं होता था। ये धार्मिक मुद्दा था। 2 संप्रदाय थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो अपने-अपने दावे एक विवादित भूमि पर करते थे। लेकिन 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही जन्म हुआ, वैसे ही इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रूप दे दिया गया और आपने देखा कि 2014 के आते-आते जब केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई, तो उसने इस मुद्दे को ही सबसे ऊपर रखा। उसने भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक उन्नति, इन सब मुद्दों को परे रख के राम मंदिर के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा और धारा 370 का। ये दोनों ही एक तरह से धार्मिक मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर संयोग से उसे सफलता भी मिली और ये सफलता ने उसको बौरा दिया है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सफलताओं के बाद बौरा गई कि वो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा पाई और अदालत से इस मंदिर बनाने के पक्ष में
जो विवादित जमीन थी उसको लेकर के हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। तो ठीक है, हिंदू समाज को खुश होना चाहिए था और इसमें कोई अलग बात नहीं थी, लेकिन राजनीति ने जिस ढंग से करवट ली कि आपने 2014 का चुनाव तो इस मुद्दे पर जीता ही, 2019 में भी कमोवेश इस मुद्दे को जिंदा रखा, और जिंदा ही नहीं रखा बल्कि इसको आपने लंबा खींचा, और अब आप इसे 2024 में लेके आए हैं और एक ऐसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं रामलला की, जो कि अभी बना नहीं है। हमारे जो शास्त्र सम्मत नीतियां हैं, उक्तियां हैं, उनके अनुसार किसी अपूर्ण भवन में किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन चूंकि राजनीतिक स्वार्थ है, लोकसभा का चुनाव सिर पर है, और आप इस बड़ी उपलब्धि को लेकर के ही जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जनता से जुड़े, जन पक्षधरता से जुड़े कोई मुद्दे बचे नहीं है। आपने बेरोजगारी की बात छोड़ दी, आपने काला धन लाने की बात छोड़ दी, आपने भ्रष्टाचार पर अंकुश करने की बात छोड़ दी। आपने सिर्फ दो चीजें पकड़ी कि राजनीति में अदावत से कैसे काम हो, और दूसरे धर्म के आधार पर समाज को कैसे विभाजित किया जाए। तो उसमें दुर्भाग्य है कि इस देश को कामयाबी मिल रही है। मुझे हैरानी होती है कि एक धर्म एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किसी ट्रस्ट को या उस मंदिर के प्रबंधन को करना चाहिए था, उसकी बजाय पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की भी सरकार और राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्राणपण से लगी है। आप देखेंगे कि जो अयोध्या हमारे पूर्वजों ने देखी या हमने देखी, अब वो अयोध्या है ही नहीं। उसको आपने पर्यटन स्थल में बदल दिया है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 बार आप उसका नामकरण बदल चुके। आपने पूरे शहर को फसाड लाइटों से घेर के रख दिया है। अरे भाई, उसकी जो प्राकृतिक छवि थी सरयू की, वो तो समाप्त हो गई। आप तो कीर्तिमान बनाने में लगे हैं दीपोत्सव का, कितने लाख दिए जलाएंगे, इतने लाख दिए जलाएंगे। तो इससे जनता का कोई विकास नहीं होता, ना उसको कोई पुण्य फल मिलने वाला है, क्योंकि उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। सरकार जनता के टैक्स का जो पैसा है वो आप बर्बाद कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थों से। तो मुझे लगता है कि 2024 में अगर जनता ने सतर्कता न बरती तो ये बेपटरी राजनीति और ज्यादा भटक जाएगी, और इस पर धर्म का जो रंग गहराएगा वो लोकतंत्र के असली स्वरूप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। जी, जी, जी। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे मैंने कहा कि मिश्रित सफलताएँ दोनों मुख्य पार्टियों को मिली। कुछ राज्यों में बीजेपी जीती, कुछ राज्यों में कांग्रेस जीती। तो ये जो एक तरह से मतदाताओं को समर्थन भी देखते हैं हम अलग-अलग तरह से आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस का को समर्थन मिल रहा है, कुछ क्षेत्रों में बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। तो मतदाता भी क्या अलग-अलग तरह से सोचता है अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न राज्यों के? क्या मतलब राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक विचारधारा किस तरह से आकलन करना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखिए प्रशांत जी, मतदाता हिंदुस्तान का परिपक्व है ये कहा जाता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि परिपक्वता उसके अंदर थी। लेकिन जब उसके ऊपर आपने धर्म के छींटे डाल दिए, धर्म का रंग चढ़ाना शुरू कर दिया और योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया, तो उसका प्रतिफल देखने को मिलता है। जैसे हिमाचल की आप बात करते हैं, छोटा सा राज्य है, हिंदू राज्य है, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं खुली कि वो वहां पर उसका राजनीति का धर्म का रंग नहीं चल पाया, वो सिर्फ इसलिए उखड़ी कि वहां पर उसका जनाधार था ही नहीं। हालांकि हिमाचल पूरा हिंदू प्रदेश है, हिंदू बाहुल वाला प्रदेश है। और जहां तक दक्षिण का सवाल है, तो दक्षिण का जो मतदाता है वो उत्तर पूर्व के मतदाताओं की तुलना में एक तो शिक्षित ज्यादा है, वहाँ शिक्षा का प्रतिशत अभी से नहीं 50 साल पहले से ज्यादा है। दूसरे, वहाँ धर्म भीरू होते हुए भी धर्मांध लोग नहीं है। वहाँ अभी भक्ति भाव ऐसा नहीं है कि एक नेता ने कह दिया कि ताली बजाइए तो ताली बजा दे, थाली बजाइए तो थाली बजा दे। वहाँ लोगों को परखते हैं। वहाँ जयललिता जैसे लोग हुए हैं, एमजी रामचंद्रन जैसे लोग हुए हैं, व्यक्ति पूजा वहाँ भी हुई है, लेकिन इस तरह की नहीं हुई जैसे कि हिंदू पट्टी में जो हम देखते हैं 7-8 राज्यों में, जहाँ की लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जिससे दक्षिण में तो कितना आती है, 130-140 सीटें होती हैं सब मिला जाए तो। लेकिन जहाँ से संसद में आपकी सरकार बनती है, उस पट्टी में हिंदू बहुल लोगों को आपने एक तरह से इतना तेजी से ध्रुवीकरण किया है कि वो सारे मूल मुद्दों को भूल गए। आज प्रतिकार की क्षमता अगर किसी वजह से कमजोर हुई है हिंदुस्तान में, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये धर्म की राजनीति जिम्मेदार है। अन्यथा महंगाई का मुद्दा होता, बेरोजगारी का जी। मुद्दा होता, बीमारी का मुद्दा होता, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा होता, इनको लेकर के लोग सड़कों पर उतरते थे। खुद यही सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके सांसद, इसके मंत्री
सड़कों पर, बैलगाड़ियों पर और खाली गैस सिलेंडर लेके संसद को घेरते थे। आज तो आप न संसद के बाहर प्रतिकार करने देते हैं, न संसद के भीतर प्रतिकार करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि 2023 का जो साल रहा, इस मामले में बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा। इस देश में संसद को ध्वनिमत से चलाने की कोशिश की गई, जनमत से नहीं चलाने की कोशिश की। विपक्ष के 150 सांसदों का निलंबन पूरे अमृत काल में हम आ गए, 76 साल में कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ हुआ 60-65 सांसद 89 में हुए, लेकिन उनको भी पूरे सत्र के लिए कभी निलंबित नहीं किया। 4 से 8 दिन की बात हुई, वापस बुला लिया। लेकिन यहाँ तो आपने तय ही कर दिया है कि हमें विपक्ष नहीं चाहिए, हम केवल मेजें थपथपाकर निर्णय करेंगे। आपने संसद के पिछले सत्र में, जो मेरे ख्याल से आखिरी सत्र था इस सरकार का, उसमें आपने जिस ढंग से आधा दर्जन से अधिक विधेयकों को पारित कराया है, वो बहुत अशोभनीय, बहुत अलोकतांत्रिक है। और मुझे लगता है कि 2024 में जनता इससे सबक देगी और इस कोशिश को रोकेगी कि राजनीति न तो धर्म के रंग में रहे और न ही इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से संसद चले। संसद बहुत समृद्ध संसद है हिंदुस्तान की, और उसमें एक से एक बढ़कर नेता आए हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से निकले लोग भी रहे हैं, जिन्होंने देश का नवनिर्माण देखा है। 80 के बाद के नेता भी रहे हैं और 2014 के बाद के नेता भी हैं, क्योंकि संसद को एक स्कूल की तरह, एक शाखा की तरह चलाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये हमेशा याद रहेगी जब जब 2023 का जिक्र हम हमारी स्मृतियों में आएगा, हमारे विमर्श में आएगा, तब तक। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 2023 का जो साल है राजनीतिक रूप से बड़ा उठा-पटक वाला रहा है और स्मृति में हमेशा बना रहेगा किस तरह से राजनीति की दिशा 2023 में सामने आई है। तो साथ बात करते हैं राहुल गांधी की भी, जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की घोषणा की है। उनका कहना है कि जो शोषित है, वंचित है, वर्ग है, उसकी हम बात उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए न्याय यात्रा के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ बनेंगे। तो ये राजनीति में कितना असर डाल पाएगी न्याय यात्रा कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित रूप से उनको सफलता मिली, राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ राहुल गांधी की। तो न्याय यात्रा जो कांग्रेस का जो उद्देश्य है, क्या उसको पूर्ण कर पाएगी राजनीतिक रूप से? कौशिक जी, देखिए, राजनीति में जो गांधी का तरीका है, वो जनता से सीधे संवाद का तरीका है। और वो तरीका कांग्रेस ने संयोग से बरसों की याददाश्त वापस लौटने के बाद पिछले साल, इसी चालू साल में शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 3000 किलोमीटर से ज्यादा किसी राजनीतिक दल का एक नेता पैदल चला हो, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको मैं लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत मानता हूँ। और दोबारा से, हालांकि एक लंबा अंतराल हो गया, इसकी निरंतरता कांग्रेस बनाए नहीं रख पाई, उसका उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हाल के आपने देखा 5 राज्यों में से 3 राज्य उसके हाथ से निकल गए। तो फिर भी न्याय यात्रा के जरिए उसने अब इस लंबाई को और बढ़ाया है। पिछली यात्रा से बड़ी यात्रा है ये, 14 राज्यों में जाएगी, जी, जी। 350 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी। और इसका नाम अब भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, अब ये न्याय यात्रा है। यानी लोकतंत्र में सरकार के द्वारा जिस ढंग से अन्याय किया गया जनप्रतिनिधियों के साथ, जनता के साथ, प्रशासन व्यवस्था के साथ, जातियों के साथ, जातियों के समूहों के साथ, उसको न्याय कैसे मिले, इस बात को लेकर के अब नेता कांग्रेस के जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये शुभ चिन्ह है। बजाय हम धार्मिक शंख भोंपू बजाएं, इस तरीके से अगर जनता से बात करें तो लोकतंत्र परिपक्व होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर ये मंदिर मंदिर का मसला छोड़ के अपनी उपलब्धियों पर बात करे, जनता के बीच जाए, तो हो सकता है। लेकिन आपने पूरे देश के मीडिया को मुट्ठी में कर दिया और आप एक तरफा बातें करते जाते हैं, तो जनता भी हकीकत समझती है, जनता भी अन्न खाती है, उसको समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि इस न्याय यात्रा के समापन तक कांग्रेस की स्थिति में और समूचे विपक्ष की स्थिति में काफी फर्क आएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक अंधा युग शुरू हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रोक तो लगेगी। जी, जी। अगर विपक्षी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, तो जैसे नीतीश कुमार का भी हालिया जो घटनाक्रम उनकी पार्टी का हुआ है, उसमें उन्होंने दोबारा से अध्यक्ष का पद का अपना स्वीकार कर लिया है। तो ये जो राजनीति में जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार, जिस तरह ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, उससे भी कुछ संबंध है नीतीश कुमार के इस नए कदम का?
प्रशांत जी, एक अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो देश में सिर्फ दो ही राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिनको अभी भी एक राजनीतिक दल के रूप में चलाने की कोशिश की जाती है, जिनमें थोड़ा बहुत आंतरिक लोकतंत्र बचा, थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, यानी पूरा नहीं है। लेकिन जी, जी। बाद में 1984 के बाद जितने भी क्षेत्रीय दल बने, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजू जनता दल हो, किसी भी क्षेत्रीय दल का आप नाम ले लीजिए, तो ये एक प्राइवेट निजी संस्थाओं के तौर पर चलने वाले दल हैं। और ये दल अपनी सुविधा से अपने आंतरिक लोकतंत्र को संभालते रहते हैं। तो हाल में नीतीश कुमार ने जिस ढंग से ललन प्रसाद जी को हटा करके अध्यक्ष पद स्वीकार किया है, उसका निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे संबंध है। नीतीश कुमार नहीं चाहते होंगे शायद कि उनके पार्टी में इस इंडिया गठबंधन से जो बातचीत आगे बढ़नी है उसमें लेकर के कोई अवरोध आए। वो सारे अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये परिवर्तन किया। और उन्हें, क्योंकि उनकी पार्टी पर प्रभुत्व है, तो उन्हें कामयाबी मिली। पार्टी टूटी नहीं है। ये नहीं हुआ कि वैसे समाजवादियों का ये होता है कि वो तो अमीबा की तरह है, एक टुकड़ा हर तीसरे साल में अलग हो जाता है और वो नई पार्टी बन जाता है। देखिए हिंदुस्तान में कितनी समाजवादी पार्टियां हैं, लेकिन गनीमत है कि जेडीयू अभी सत्ता में है, बिहार में आरजेडी के साथ में। और जिस ढंग से निश्चित नीतीश कुमार ने उस पर नियंत्रण किया है, वो इंडिया गठबंधन के लिए लाभदायक होगा। और जो सीटों के बंटवारे का मामला कहीं अधर में लटकता है, जिसको लेकर के शायद जेडीयू में असहमति रही हो और उसके संकेत, उसके आभास नीतीश को मिल गए हों, तो उन्होंने ये तब्दीलियां कर ली हैं। तो मुझे लगता है कि इसका इंडिया गठबंधन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात आती है, बीजेपी लगातार कहती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वही उम्मीदवार हैं स्वाभाविक रूप से। ऐसे ही पक्ष के सामने चेहरे का संकट है। तो जो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्रस्ताव दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का, तो उन्हें चुनाव से पहले इस तरह का कुछ कवायद करनी चाहिए चेहरा घोषित करने के लिए, या चुनाव के बाद, जैसा उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का कहना है चुनाव के बाद घोषित हो ज्यादा अच्छा, मतलब सीटों के आधार पे अगर सीट हमारी आती है सरकार बनाने की तो जब तय कर लेंगे। तो कौन-सा उनके लिए मुफ़ीद फैसला है कि पहले घोषित करें या बाद में? या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या संभावनाएँ हैं विपक्ष के दलों के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे का संकट किसी पार्टी में नहीं है, न कांग्रेस में, न बीजेपी में, न जेडीयू में, किसी में भी नहीं है। ये सब चीजें बहुत पूर्व निर्धारित होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक दशक हो गया, नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा नाम नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के लायक अब लोग ही नहीं बचे हैं। अगर नागपुर चाहे तो मोदी जी को 2 मिनट में लग करके तीसरे किसी को भी खड़ा कर देगा और वो प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा, बन जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार जितने हैं, उससे ज्यादा योग्य लोग ज्यादा हैं। तो अगर संख्या बल के आधार पर लोकसभा चुनाव के बाद संख्या बल के आधार पर इंडिया गठबंधन सत्ता में आने की स्थिति में बनता है, तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल का गठन करने में, विभागों का वितरण करने में 1 महीना लगा, इतना समय भी नहीं लगेगा। और इसके पहले हो चुका है, आपने देखा कि जी, डॉक्टर जी। मनमोहन सिंह का को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, वो तो उनका चेहरा कहीं था ही नहीं। पीवी बिल्कुल। नरसिम्हा राव को बनाया गया, कहीं कोई चेहरा नहीं था। तो ये चेहरे अगर हो जाता पहले, गठबंधन ये तय कर दे तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं भी करता है तो इससे कोई खास फर्क इन चुनावों पर नहीं पड़ने वाला है। ये तो किस्मत का खेल है और जी। धर्मांधता का खेल है। धर्मांधता कितनी हावी हो रही है, उसका रंग कितना गहराता है या कितना फीका पड़ता है। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं धर्म किस्मत का भी खेल है और साथ ही दूसरे फैक्टर भी हैं, और कार्यक्रम के अंत में आते हैं और अंतिम प्रश्न ये है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर है, कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये संभावनाएँ की जाती हैं कि कयास लगाया जाता है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। मायावती जी की राजनीति का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में जैसा रहा है, तो लगातार उनकी राजनीति को लेकर तमाम तरह की शंकाएँ सभी के सामने हैं। तो ऐसे मायावती जी का रोल आप किस तरह से देखते हैं राजनीतिक रूप से? वह किधर जा सकती हैं? इंडिपेंडेंट ही रहेंगी जैसा उनका कहना बयान आते हैं, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, देखिए मायावती का जो राजनीतिक दल है,
वो एक खास मकसद से गठित हुआ था। उसकी विचारधारा एक अलग तरह की विचारधारा रही है और आज बहुजन समाज पार्टी जिस मुकाम पर पहुंच गई है, वहाँ उसके सामने अस्तित्व का संकट है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ती है तो भी उसका अस्तित्व खतरे में है, और अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में आती है तो भी उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और बेहतर मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी की यही होगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो, क्योंकि इस समय विपक्ष को बहुजन समाज की ज्यादा जरूरत है, न कि सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष के पास तो 303 आज खुद के सांसद हैं और वो 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उनको मायावती की जरूरत नहीं है। मायावती को बीजेपी की जरूरत है, मायावती की जरूरत बीजेपी को नहीं है। ऐसे में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आए तो उनका भला होगा, उनकी पार्टी का भला होगा। अन्यथा सारे जीवन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के आतंक के नीचे खड़े होकर के गुजारने पड़े। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो राजनीतिक रूप से जो चुनौतियाँ मायावती जी के सामने भी हैं, तो उन्हें समझना चाहिए और जो पार्टी का संकट है, पार्टी के अस्तित्व का संकट है या अपने मतदाताओं को सहेजने का संकट उनके सामने है, वो बड़ा संकट है उनके लिए भी और उसके वो अनुसार ही उनको फैसले करने चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसला लेना चाहिए उनको, वो उनके हित में ज्यादा होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या उचित है, वह उनको जल्दी से जल्दी अगर फैसला करते हैं, तो उनके लिए भी हित में, उनकी पार्टी के मतदाताओं के सामने भी वो संकट खत्म हो जाएगा कि हमें जाना किधर है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने पूरे विषय का सारगर्भित विश्लेषण किया, बहुत सारे अन्य-अन्य विषय पे हमने बातचीत की है और बहुत सार्थकता के साथ आपने उन्हें एक नया मुकाम दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपका बहुत-बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद धन्यवाद। पुनः व्यक्त करता हूँ और नववर्ष की पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो नया वर्ष है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ढेरों सफलता आपके जीवन में लेकर आए। बहुत-बहुत शुभकामनाएं।